Now, before moving on with this very very critical topic, आपको ये जानना ज़रूरी है कि आज अब आपके यूपीएससी एग्ज़ाम के साथ डील करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दैट यू आर इन टच विद द कंटेम्प्रेरी हैपनिंग्स। एंड पीएसआईआर ऑप्शनल के लिए स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं, साथ ही साथ में अगर आप अपने आंसर्स में मार्क्स लेना चाहते हैं तो आपको ऐसे इनडायरेक्टली एग्जाम्पल्स भी डालने पड़ेंगे विद स्कॉलरली आर्ग्यूमेंट्स। एंड इसी के साथ डील करने के लिए वी हैव अ पीएसआईआर गति प्रोग्राम विच इज अ मंथली करंट अफेयर्स कवरेज इशू। राइट नाउ इंपॉर्टेंटली कई बच्चे होते हैं जिन्होंने स्टैटिक कंटेंट किया होता है बट डायनामिक्स के साथ जो है उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये प्रोग्राम उसी के साथ डील करने के लिए है। ये प्रोग्राम कोई सिर्फ एडिटोरियल्स नहीं पढ़ाता है या फिर सिर्फ डेली का एक आर्टिकल उठा के नहीं आपको पढ़ाता है, बल्कि कॉम्प्रीहेंसिव टॉपिक वाइज कवरेज कराता है। बिकॉज आखिरकार आपको ये तो नहीं पूछा जाएगा कि इस एडिटोरियल में क्या कहा गया, आपको पूछा जाएगा व्यूज ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। और इसी के लिए मंथली टॉपिक्स के ऊपर जो है डिटेल्ड लेक्चर्स आएंगे। राइट, सो फॉर एग्जांपल जैन के सारे जो टॉपिक्स हैं वो फेब के अंदर कवर करा दिए गए हैं ताकि कॉम्प्रीहेंसिवली जैन का पूरा इशू खत्म हो जाए एंड डिटेल्ड जहां जहां पे उनके ऊपर आए हैं आर्टिकल्स उनको कवर करा दिया जाए as a form of a one-stop solution. साथ ही में there will be interlinkages which are drawn with the static content. तो किसी पार्ट को आपसे पेपर 1 पार्ट ए में कैसे यूज कर सकते हैं, पेपर 2 में कैसे यूज कर सकते हैं, या फिर पेपर 2 ए या बी में डिफरेंटली कैसे यूज कर सकते हैं, इन सब को जो है इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंटली यहाँ पे पेपर 1 से जुड़े सारे करंट अफेयर्स भी, मतलब अगर थ्योरी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट नई चीज़ें आती हैं या फिर इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के अंदर नई चीज़ें आती हैं वो भी कवर करा दिया जाएगा। साथ ही में पेपर 2 में भी जो आईआर एंड आईएफपी के कंपोनेंट्स हैं उन्हें कवर कराया जाएगा। देन वेरी इंपॉर्टेंटली करंट इश्यूज में किस तरह के स्कॉलरली आर्ग्यूमेंट्स हम दे सकते हैं, दैट इज अ मेजर इशू जो कि बच्चे फेस करते हैं, तो यहाँ पे स्कॉलरली आर्ग्यूमेंट्स ऑल्सो कवर कराई जाएंगी। वेरी इंपॉर्टेंटली देयर विल बी डाइवर्स एंड इन डेप्थ कवरेज फ्रॉम नॉट जस्ट द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस बट ऑल्सो ORF, ITSA, EPW, प्रोजेक्ट सिंडिकेट, फॉरेन पॉलिसी एंड इवन मोर। साथ ही में ये टॉपिक्स को कवर करेगा फ्रॉम जनवरी 2022 टिल सितंबर 2023, बिकमिंग योर वन स्टॉप सोल्यूशन, ताकि आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। एंड ऑल ऑफ दिस विल बी प्रोवाइडेड टू यू एट ओनली ₹5249। राइट, अगर से आप ऐसे बच्चे हैं जो कि सिर्फ करंट अफेयर्स की कवरेज ही नहीं बल्कि बेसिक से शुरू करना चाहते हैं, तो इसके लिए वी हैव अ पीएसआईआर कॉम्प्रीहेंसिव कोर्स जिसके अंदर डिटेल्ड स्टैटिक के लेक्चर्स हैं, कॉम्प्रीहेंसिव पीडीएफ नोट्स हैं, साथ ही में ये जो मंथली डायनामिक टॉपिक्स का गति प्रोग्राम है ये भी इसमें इंक्लूड किया गया है कॉम्प्लीमेंट्री। राइट, साथ ही में वीकली आंसर राइटिंग एंड टेस्ट भी हैं, हाफ लेंथ एंड फुल लेंथ टेस्ट, डाउट रेजोल्यूशन वाया टेलीग्राम ग्रुप एज वेल एज स्ट्रैटेजिक गाइडेंस एंड मेंटरशिप। 11,999 से ये शुरुआत करेगा, 11,999 में विदाउट इवैल्यूएशन है। राइट, 14,999 में विद इवैल्यूएशन है एंड 20,999 में आपको मेंटरशिप भी मिलेगी फ्रॉम यूपीएससी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। बहुत सारे हमारे बच्चों ने इन कोर्सेज का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है, तो आप कॉल कर सकते हैं 1800-893-043 पे, या फिर हमें एक मेल ड्रॉप कर सकते हैं at info@sleepyclasses.com। राइट, तो यही था इसके बारे में। अब चलिए बढ़ते हैं टुवर्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। अब COP27 जो कि नवंबर 2022 में इजिप्ट के अंदर शर्म एल शेख में होके हटा, ये एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है। इन्वायरमेंट जो है और इन्वायरमेंट से जुड़े क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते जा रहे हैं, इंक्लूडिंग क्लाइमेट चेंज पॉलिटिक्स इन PSIR। ठीक है, तो अब देखिए ये आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज जो कि एक इम्पॉर्टेंट इशू है। राइट, एक इम्पॉर्टेंट इशू है ग्लोबल कॉमन्स के पर्सपेक्टिव से। राइट, ग्लोबल कॉमन्स के पर्सपेक्टिव से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ऐसा इशू है जो कि अर्ली ऑन किस में माना जाता था, लो पॉलिटिक्स का एक हिस्सा माना जाता था। क्योंकि आपकी हाई पॉलिटिक्स क्या है, हाई पॉलिटिक्स आर दोज विच कंसर्न आपके
सिक्योरिटी, पावर, नेशनल इश्यूज, मिलिट्री सिक्योरिटी, इनके ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होती थी। एंड लो पॉलिटिक्स जो है, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट इश्यूज, ये सारे लो पॉलिटिक्स का हिस्सा माने जाते थे। बट ओवर टाइम ये समझ में आने लग गया है अब सारी ही कंट्रीज को कि ऐसे ग्लोबल कॉमन्स के इश्यूज बहुत ही डिजास्टर्स प्रूव हो सकते हैं अगर हमने इसके ऊपर जो है टाइम से एक्शन नहीं लिया। राइट नाउ वी आर विटनेसिंग पाकिस्तान के अंदर 2022 में जो डिजास्टर्स फ्लड्स आए थे, जिन्होंने ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द कंट्री के अंदर हैवक क्रैक किया था। Similarly, Bangladesh is witnessing increased heightened activity with respect to cyclones, जिससे बांग्लादेश बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। इंडिया के अंदर फ्लड्स, ड्रॉट्स, हीट वेव्स बहुत ज़्यादा विटनेस हो रही हैं। राइट, जो आपके स्मॉल आइलैंड स्टेट्स हैं वो इंक्रीजिंग सी लेवल से जो है बहुत ज़्यादा थ्रेटेंड है। राइट, जो आपके ओशंस के अंदर प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनसे बहुत ज़्यादा थ्रेटेंड है। साथ ही साथ में इवन द डेवलप्ड कंट्रीज आर नो लॉन्गर सेफ गार्डेड फ्रॉम द इशूज ऑफ द क्लाइमेट चेंज एंड इनसे रिलेटेड डिजास्टर्स। राइट, वी आर इंक्रीजिंगली विटनेसिंग लाइफ थ्रेटनिंग हीट वेव्स अक्रॉस यूरोप। राइट, वी आर विटनेसिंग द सेम इन नॉर्थ अमेरिका एज वेल। साइक्लोन्स एंड इंक्रीजिंगली डिजास्टर साइक्लोन्स एंड हरिकेन्स जो हैं हम विटनेस कर रहे हैं। स्नो स्टॉर्म्स जो हैं ये विटनेस किए जा रहे हैं। तो धीरे धीरे ये लो पॉलिटिक्स के इश्यूज जो हैं एक मेन फोकस पे आ गए हैं। बट द प्रॉब्लम रिमेन्स दैट डिस्पाइट द फैक्ट कि यहाँ ये इक्वली इम्पैक्ट कर रहा है अब सारी कंट्रीज को, देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ हेजिटेंस जो कि कंट्रीज के अंदर विटनेस की जा रही है इन टेकिंग कॉन्क्रीट स्टेप्स in dealing with climate change despite there being a very very long lasting international mechanism to go about the same. Right, अब जैसे कि हमारी जब हम रियलिज्म पढ़ते हैं, रियलिज्म के अंदर हम एक मेजर इशू देखते हैं जो एक मेजर कंटेंशन है। रियलिस्ट जब आपके लिबरल्स को क्रिटिसाइज करते हैं, आपके जो लिबरल इंटरनेशनलिस्ट हैं उनको क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं, क्योंकि लिबरल इंटरनेशनलिस्ट का क्या कहना है दैट इंक्रीजिंगली वर्ल्ड के अंदर ऐसे कॉमन इश्यूज जैसे कि टेररिज्म हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, पैंडेमिक हो गया, अराइज हो रहे हैं विच नीड कॉमन एक्शन एंड इससे एब्सोल्यूट गेन्स जो है ये निकल के आते हैं हर कंट्री के लिए। बट रियलिज्म का क्या कहना है दैट लिबरलिज्म इज रॉन्ग हियर। कंट्रीज डिस्पाइट गेटिंग एब्सोल्यूट गेन्स आल्सो विल नॉट रियली वर्क हार्ड इनफ to get these absolute gains because countries अभी भी ज़्यादा चिंतित हैं with relative gains and the slowness, the hesitancy and the lack of change including अभी भी जो फाइनेंशियल कमिटमेंट्स है वो पूरी नहीं की जाती हैं, द काइंड ऑफ अडेप्टेशन या मिटिगेशन जो रिक्वायर्ड है वो पूरी नहीं की जाती है। राइट, ये सब जो है इन्हीं रियलिस्ट पैराडाइम्स का एक एग्जाम्पल देखा जा सकता है दैट अब ये जो टसल चल रही है डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में विद रिगार्ड टू हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हु शुड बी पेइंग फॉर दिस क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स। राइट, ये सब जो है इस रिलेटिव गेन्स के क्वेश्चन को उठा देता है एंड यही सेम इश्यूज अब हमें COP27 में भी देखने को मिलते हैं। तो आईआर के अंदर ये सारे इश्यूज आ गए। सिमिलरली ये COP27 इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पर्टिकुलरली जिसके अंदर अभी क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट लीडरशिप एंड लीडिंग द ग्लोबल साउथ एक मेजर पिलर बन गया है, उसके लिए भी COP27 जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो जाता है। नाउ बिफोर मूविंग अहेड हमें पता होना चाहिए कि ये जो कॉप है या फिर जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है ये आखिरकार है क्या। राइट, इन्वायरमेंट के अंदर हम पढ़ते हैं जीएस में, इन्वायरमेंट के अंदर हमें पता होता है। राइट, सो अ वेरी क्विक रिकैपिचुलेशन, कॉप्स आर बेसिकली आपके एनुअल कॉन्फ्रेंसेस जो कि कंडक्ट की जाती हैं एनुअली क्लाइमेट चेंज के इश्यूज के साथ डील करने के लिए। पहली कॉप जो है 1992 में होल्ड की गई थी, विच इज वेरी फेमसली नोन एज द अर्थ समिट और द रियो समिट, क्योंकि रियो डे जेनेरियो में होल्ड की गई थी ब्राजील के अंदर, जहां पे पहली बार जो यूएन का फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, द वेरी फेमस UNFCCC, इसको अडॉप्ट किया गया था। अब ये UNFCCC के तहत सारी कंट्रीज ने अग्री किया है टू स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैस की कॉन्सेंट्रेशंस एटमॉस्फेयर में, ताकि जो क्लाइमेट चेंज एंड जो बहुत ज्यादा डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस इससे अराइज हो रहे हैं उनको मिटिगेट एंड मिनिमाइज किया जा सके। इसके बाद से कन्वेंशन के अंदर और भी प्रोटोकॉल्स एंड रेजोल्यूशंस एंड अग्रीमेंट्स ऐड किए गए हैं, इंक्लूडिंग द वेरी इंपॉर्टेंट क्योटो प्रोटोकॉल ऑफ 1997 जिसने लिमिट्स लगाई थी ऑन एमिशंस, एंड द पेरिस अग्रीमेंट इन 2015 जहां पे सारी कंट्रीज ने एक प्रॉमिस किया कि ग्लोबल वार्मिंग को हम ट्राई करेंगे कि 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखा जा सके, एंड अगर इससे भी कम 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हम सीमित करके रख सकते हैं तो और भी बेहतर होगा।
COP26 जो है 2021 में हुआ था ग्लासगो में, जहां पे वेरियस कमिटमेंट्स लिए गए थे विद रिस्पेक्ट टू कंट्रीज, जहां पे इवन इंडिया ने अग्री किया था टू कट देयर कार्बन एमिशंस टू नेट जीरो। और इंडिया ने, पीएम मोदी ने 2070 को एज अ डेट रखा था जब तक हम अपने कार्बन एमिशंस को नेट जीरो तक ला सकते हैं। अब ये जो COP27 है वेरी इंपॉर्टेंटली होल्ड हुआ इन वन ऑफ द ग्लोबल साउथ की कंट्रीज, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर फॉर इंडिया सिंस नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, दैट इज इजिप्ट। 27th COP जो है टू द UNFCCC होल्ड किया गया था एट शर्म अल शेख इन इजिप्ट। और यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की, अगेन आप इन कोट्स को अपने एसे में, अपने आंसर्स में लिख सकते हैं, दैट वी आर ऑन अ हाईवे टू क्लाइमेट हेल विद अ फुट स्टिल ऑन द एक्सेलरेटर। जहां पे हमें ब्रेक लगानी चाहिए, अभी भी हम वो ब्रेक के ऊपर अपना पैर नहीं रख रहे हैं, अभी भी हमारा पैर जो है एक्सेलरेटर में ही है, और ये रोड जो है हमें और कोई नहीं बल्कि क्लाइमेट डिजास्टर की तरफ, क्लाइमेट हेल की तरफ जो है ये लेके जाएगी, राइट। तो ये क्लाइमेट समिट्स जो हैं इसी एक्सेलरेटर से पैर हटा के ब्रेक पे पैर लगाने के लिए बनाए जा रहे हैं। Now, what were the main outcomes of COP27? डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, राइट। डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि क्या आउटकम्स थे COP27 के, इन पे इलैबोरेट कीजिए, क्या इश्यूज हैं, इंडिया के लिए क्या टेक अवेज थे, ये सारे इश्यूज जो हैं ये पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए हम सारे इश्यूज को कवर करेंगे कि दैट पहले आउटकम क्या थे, तो मतलब ये आउटकम्स जो हैं ये एडवांटेजेस या व्हाट वर द मेन एडवांटेजेस या फिर की टेक अवेज क्या थे इस COP27 के, राइट। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है आप ये आउटकम्स को लिस्ट आउट कर सकते हैं। देन क्वेश्चन आ सकता है क्रिटिकल एनालिसिस के लिए भी, मतलब अभी भी इंपेंडिंग इश्यूज क्या है, राइट, क्या प्रॉब्लम्स है जो कि परसिस्ट कर रही हैं, राइट, इसके ऊपर भी जो कोई क्वेश्चन आ सकता है। देन वेरी इंपॉर्टेंटली इंडिया के लिए ये क्या कहता है, इंडिया के लिए क्या टेक अवेज हो सकते हैं, इंडिया का क्या प्लान है, राइट, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हम इस वीडियो में इन तीनों ही चीजों के साथ डील करेंगे। नाउ द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट आउटकम जिसको अक्रॉस स्कॉलर्स काफी ज्यादा जो है एडमायर किया गया है, एंड ये एक सबसे बड़ा टेक अवे माना जा रहा है, राइट। अ लॉट ऑफ स्कॉलर्स इंक्लूडिंग श्याम सरन, इंक्लूडिंग अमिताभ सिन्हा राइटिंग इन द हिंदू ने कहा है दैट अमिड अ लॉट ऑफ मिस्ड अपॉर्चुनिटीज फॉर COP27, वन की टेक अवे, वन गुड आउटकम दैट स्टैंड्स आउट इज द आउटकम ऑन लॉस एंड डैमेजेस। अब डेवलपिंग कंट्रीज जो है कब से ही, राइट, अब हमें पता है कि COP27 में आपने अगेन नॉट जस्ट COP27 बट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज एंड UNFCCC के तहत आपने एनवायरमेंट में भी ये पढ़ा होगा, कुछ हिस्टोरिकल प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश किए गए हैं टू सेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट, इंक्लूडिंग आपका CBDR विच इज योर कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड साथ ही साथ में आपकी PPP विच इज योर पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल। तो इसी के तहत फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस सीख कर रही हैं फॉर लॉस एंड डैमेजेस क्लोज टू 3 डेकेड से। अब इनका कहना है कि जो ऑनगोइंग क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स सिचुएशन जो खड़ी हो गई है, दिस इज टू बी एट्रीब्यूटेड टू द मेन कंट्रीज जिन्होंने ऐसी इंडस्ट्रियल पाथ के ऊपर आगे वो पहले ही बढ़ चुके थे, दैट इज आर डेवलप्ड कंट्रीज। तो अब उसके रेपरकशंस जो कि डेवलपिंग वर्ल्ड को विटनेस करने पड़ रहे हैं, उसके लिए भरपाई डेवलप्ड वर्ल्ड को करनी चाहिए, राइट। तो इसके अंडर डेवलपिंग कंट्रीज आर सीकिंग मनी to rescue and rebuild both physical and social infrastructure ऐसी कंट्रीज में जो कि एक्सट्रीम वेदर एंड क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स से डेवस्टेट हो जाती हैं। अब अंडर द COP27 कंट्रीज हैव अग्रीड टू सेट अप अ फंड जो कि ऐसा फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा पुअर नेशंस को which are impacted by climate disaster, and this can be seen as one of the main achievements of the conference. Possibly पाकिस्तान के अंदर जो एक इतने disastrous floods आए थे, that really was an eye opener to the kind of risks that lie ahead. In fact, India is also one of the most vulnerable countries to climate change, right? जिसके लिए हमें स्टेप्स वेरी वेरी क्रिटिकली लेने पड़ेंगे। देन अनदर एरिया एंड अनदर आउटकम जिस पे काम किया गया COP27 में इज दैट ऑफ टेक्नोलॉजी, और इसके तहत एक 5-year वर्क प्रोग्राम लॉन्च करने की बात की गई एट COP27 जो कि क्लाइमेट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सोल्यूशंस प्रोवाइड करेगा
डेवलपिंग कंट्रीज को, राइट। तो इसी के बारे में और जानते हैं ये जॉइंट वर्क प्रोग्राम है क्या। बेसिकली दिस हैज बीन मेड फॉर अ सेट टाइम पीरियड ऑफ 2023 टू 2027। साथ ही में ये सीमेंट करता है एक कोलैबोरेशन दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडीज के अंडर, एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव कमिटी एंड दूसरा हमारा क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर एंड नेटवर्क, जो कि डेवलपमेंट्स प्रोग्रेस लेके आएगा टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म को लेके। अब इसके अंडर गवर्नमेंट्स ने रिक्वेस्ट किया है कि ये रिविजिट कर सकते हैं हम टारगेट्स को भी, जो कि उन्होंने सेटअप किए थे अपने नेशनल क्लाइमेट प्लान्स के लिए, जो 2030 के लिए उन्होंने टारगेट सेट किए थे। 2023 में हम इसको रिविजिट कर पाए, देखें कि कितनी डेवलपमेंट हुई है, क्या चीजें मिसिंग है, एंड उसको मद्देनजर रखते हुए वी कैन एक्सेलरेट एफर्ट्स टू अगेन फेज डाउन अनअबेटेड यूजेज ऑफ कोल एज वेल एज फेज आउट करना इनएफिशिएंट फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज को भी। ये जो डिसीजन टेक्स्ट अब COP27 का निकल के आया, उसने रिकॉग्नाइज किया है स्पेशली आफ्टर द रशिया यूक्रेन क्राइसिस कि वर्ल्ड जो है एक ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस को विटनेस कर रहा है, एंड दैट इज वाई एक बहुत मेजर रिक्वायरमेंट है टू रैपिडली ट्रांसफॉर्म एनर्जी सिस्टम्स, ताकि और भी सिक्योर, रिलायबल, रेजिस्टेंट बन सके, एंड साथ ही साथ में हम एक्सेलरेट कर सके जो क्लीन एंड जस्ट ट्रांजिशन है टू रिन्यूएबल एनर्जी ड्यूरिंग दिस क्रिटिकल डेकेड ऑफ एक्शन। अब ये जस्ट ट्रांजिशन जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये जो कॉन्सेप्ट एंड फ्रेज है टाइम एंड अगेन यूज किया जा रहा है, राइट। तो द आइडिया कि बेसिकली क्लाइमेट चेंज एंड इसके साथ आ रहे कॉन्सिक्वेंसेस के साथ डील करने के लिए हमें मल्टीपल जगहों पे, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, द वे इन विच इकोनॉमी इज ऑर्गेनाइज्ड हो, इन सब के अंदर हमें जस्ट ट्रांजिशंस लाने पड़ेंगे टू क्रिएट मोर सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एक जो आउटकम आया वाज द ग्लोबल स्टॉक टेक। अब जो डेलीगेट्स है एट द UNFCCC के COP27, इन्होंने सेकेंड टेक्निकल डायलॉग ऑफ द फर्स्ट ग्लोबल स्टॉक टेक इसको खत्म किया। बेसिकली स्टॉक टेक का क्या मतलब होता है, एक स्टॉक लेना कि किस तरह अभी जो है सिचुएशन चल रही है, राइट। ये मैकेनिज्म जो है ये रेस करता है एम्बिशंस अंडर द पेरिस अग्रीमेंट ऑफ 2015, एंड इसी के चलते हुए एक क्लाइमेट एम्बिशन समिट भी होल्ड किया जाएगा 2023 में बिफोर द स्टॉक टेक जो कि होता है एट COP28 इन 2023, राइट। कि कितने चेंजेस आ गए और कितना हम हेल्प कर सकते हैं और कितना ज्यादा हमें पेस बढ़ाना चाहिए इन दीज ट्रांजिशंस, इन सब के ऊपर जो है स्टॉक टेक लिया जाएगा, राइट। अब वेरी इंपॉर्टेंटली इसी स्टॉक टेक के तहत ये रियलाइज किया गया है दैट मच मोर एक्शन नीड्स टू बी टेकन टू मीट द कमिटमेंट ऑफ रिस्ट्रेनिंग ग्लोबल वार्मिंग एट 1.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब अगर हम प्रोजेक्टेड CO2 एमिशंस को देखें 2030 के अंदर, कीपिंग इन माइंड द प्रेजेंट जो चल रहे हैं इस दौरान एमिशंस, तो हम देख सकते हैं कि अगर एक्शन लिया जाता है, प्रॉपर प्लेजेस लिए जाएंगे, राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इवन द प्लेजेस जो कि लिए गए थे एट COP26 इन ग्लासगो इन 2021, राइट, तो हम 33.5 गीगा टन्स तक ही जो है पहुंच पाएंगे। ऑन द अदर हैंड 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकने के लिए हमें अपने एमिशंस को नीचे लाना है टू 22 गीगा टन्स। मतलब अगर हम एमिशंस जो अपने प्लेजेस हैं उनको भी फुलफिल करते हैं तो भी हमें टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। मतलब मच मोर नीड्स टू बी डन विद रिस्पेक्ट टू प्रोमिसेस एंड स्टेप्स टू बी टेकन। अगर हमने बिल्कुल भी कोई एक्शन नहीं लिया एंड प्रेजेंट रेट पे चलते गए तो 2030 तक emissions will reach 44 gigatons, which can prove to be very disastrous for the world. Next, very importantly, the COP27 also talked of need for reform in financial institutions. अब वर्ल्ड बैंक एंड बाकी जो पब्लिकली फंडेड फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है उनके ऊपर बहुत प्रेशर था, बट उसके बाद भी दे हैव फेल्ड टू प्रोवाइड फंडिंग जो कि रिक्वायर्ड है पर्टिकुलरली फॉर वल्नरेबल एंड पुअर कंट्रीज, उनकी ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशंस को कट डाउन करने के लिए एंड टू हेल्प देम अडेप्ट टू द क्लाइमेट इम्पैक्ट जो कि आ रहा है ड्यू टू दिस क्लाइमेट चेंज एंड क्राइसिस। अब रिफॉर्म्स डिस्कस किए गए देयरफॉर COP27 पे, इंक्लूडिंग रिकैपिटलाइज करना डेवलपमेंट बैंक को ताकि इनके पास और ज्यादा फैसिलिटीज एंड रिसोर्सेज हो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने की टू द डेवलपिंग वर्ल्ड।
Furthermore, IMF जो है इनके पास क्लोज टू $1 ट्रिलियन अवेलेबल है कंट्रीज को लेंड करने के लिए जो कि फाइनेंशियल डिस्ट्रेस से सफर कर रही हैं. हाउएवर विद इन दिस 1 ट्रिलियन ऑल्सो एक बहुत ही छोटा अमाउंट जो है वो क्लाइमेट फाइनेंस के लिए है. ठीक है, तो हम इस अमाउंट को बढ़ा सकते हैं दैट फाइनेंशियल स्ट्रेस के अंदर क्लाइमेट फाइनेंस के लिए अ ग्रेटर नंबर जो है ये एलोकेट किया जा सकता है फाइनेंशियली डिस्ट्रेस्ड कंट्रीज को. Then adaptation is a major issue, right? अब अगर हमने अपने क्लाइमेट चेंज से एसोसिएटेड डिजास्टर्स को मिटिगेट करना है तो अडेप्टेशन इज द नीड फॉर द आवर विच मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज हैव बीन टॉकिंग अबाउट. अब इस अडेप्टेशन के साथ डील करने के लिए ऑब्वियसली वी विल नीड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चरल एडवांसमेंट्स, एंड डेवलपिंग एंड वल्नरेबल कंट्रीज के पास इतना पैसा, इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, जिसके लिए एलोकेट किया गया था $100 बिलियन अ ईयर जो कि पुअर कंट्रीज को प्रॉमिस किया गया था. हाउएवर दिस हैजंट हैपेंड. इसमें से सिर्फ $20 बिलियन जो है अभी तक इकट्ठे किए गए हैं अडेप्टेशन मेजर्स के लिए, इंक्लूडिंग फ्लड डिफेंस बनाना, वेटलैंड्स को प्रिजर्व करना, मैनग्रोव्स को प्रिजर्व करके रखना, फॉरेस्ट को रीग्रो करना. राइट, ग्लासगो के अंदर 2021 में कंट्रीज ने अग्री किया था कि हम डबल कर देंगे इसको, 20 से 40 बिलियन ले जाएंगे. बट COP27 में कुछ कंट्रीज ने बोला है कि प्लीज ये कमिटमेंट हटा दीजिए. हाउएवर फाइनली ये जो डिफरेंसेस आ रहे थे बिटवीन द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, अगेन यहाँ पे आप वही रिलेटिव गेन्स का इशू which is leading to a conflict between developed and developing countries, उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं. एंड फाइनली ये जो डिफरेंस था इसको जो है ये रीअफर्म दोबारा जो है किए गए हैं. राइट, मिटिगेशन भी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. COP27 ने अगेन मिटिगेशन के काम के लिए एक मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम जो है लॉन्च किया जो कि स्केल करता है मिटिगेशन इम्प्लीमेंटेशन एंड इसके एम्बिशन के प्रोग्राम्स को. राइट, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली विद रिस्पेक्ट टू अदर अनाउंसमेंट्स कुछ और सिनेरियोज के लिए भी जो है छोटे छोटे अनाउंसमेंट्स किए गए. सबसे पहले तो कंट्रीज ने लॉन्च किया अ पैकेज ऑफ 25 न्यू कोलैबोरेटिव एक्शंस 5 की एरियाज में. कौन से ये एरियाज? पावर, राइट, आपकी जो पावर जनरेशन है, रोड ट्रांसपोर्ट में, स्टील के अंदर, हाइड्रोजन में एंड एग्रीकल्चर में. एंड ये 5 जो है ऐसे एरियाज है जो कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं इमिशंस के अंदर भी. यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने अनाउंस किया फर्दर मोर एक $3 बिलियन का प्लान टू एंश्योर दैट एवरीवन ऑन द प्लैनेट इज प्रोटेक्टेड बाय अर्ली वार्निंग सिस्टम्स. राइट, तो बेसिकली अभी जैसे हमारे पास सुनामी के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम्स है, कई एरियाज पे साइक्लोन्स के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम्स है. बट पहली चीज, ये सारे डिजास्टर्स के लिए नहीं है. बी, ये सारी कंट्रीज के अंदर अवेलेबल नहीं है. तो ओवर द स्पैन ऑफ नेक्स्ट 5 years ऑलमोस्ट विद एवरी डिजास्टर्स जिनके लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम डिजाइन किए जा सकते हैं, एंड ऑलमोस्ट हर कंट्री एंड रीजन के लिए ये होप किया जा रहा है कि अगले 5 साल में पॉपुलेशंस को वार्न करने के लिए सेटअप कर दिए जाए. इसके अलावा यूएन सेक्रेटरी जनरल के हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप ने ऑन नेट जीरो कमिटमेंट्स पब्लिश की एक रिपोर्ट एट COP27 जहां पे उन्होंने एक हाउ टू गाइड को पब्लिश किया है जिसके थ्रू क्रेडिबल एंड अकाउंटेबल नेट जीरो प्लेजेस जो है ये इंश्योर किए जा सकते हैं, नॉट जस्ट बाय द गवर्नमेंट्स बट बाय इंडस्ट्रीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सिटीज एंड रीजन्स. इसके अलावा आपके G7 पर्टिकुलरली यहाँ पे एक मेजर रोल जो है जर्मनी ने निभाया. Right, Germany led G7 as well as the V20 which is your vulnerable 20 countries. इन्होंने लॉन्च किया था ग्लोबल शील्ड अगेंस्ट क्लाइमेट रिस्क प्रोग्राम जो कि एक फाइनेंसिंग फैसिलिटी है जो कि कवर करती है कमिटमेंट्स ऑफ ओवर $200 मिलियन टू हेल्प लो इनकम एंड वल्नरेबल कंट्रीज कि अगर इनको सफर करना पड़ता है फ्रॉम क्लाइमेट कैलामिटीज तो ये पैसा यूज करके दे कैन रीबिल्ड देमसेल्व्स एंड रीबाउंड कर सकते हैं आफ्टर अ क्लाइमेट डिजास्टर. इसके अलावा अनाउंस किया गया अनदर फंड ऑफ $105 million by countries including Denmark, Finland, Germany, Ireland, Slovenia, Switzerland, Sweden and Walloon region of Belgium, जिन्होंने स्ट्रेस किया है दैट हमें और सपोर्ट चाहिए ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी से, जो आपका GEF सेटअप किया गया था 1992 में रियो समिट के अंडर, जो कि बेसिकली ग्रांट्स एंड अदर फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स जो कि क्लाइमेट चेंज, रेजिलियंस, सस्टेनेबिलिटी, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, इन सब के लिए यूज किए जा सकते हो. ठीक है, तो इस GEF के फंड्स के लिए भी जो है उन्होंने फर्दर सपोर्ट सी किया है
ताकि जो इमीडिएट क्लाइमेट अडेप्टेशन नीड्स है लो लाइंग, पर्टिकुलरली जो लो लाइंग कंट्रीज है, राइट, जो कि सबसे ज्यादा थ्रेटेंड होंगी बाय इंक्रीजिंग सी लेवल, एज वेल एज लो इनकम स्टेट्स के लिए। साथ ही में एक नया इंडोनेशिया जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप भी अनाउंस किया गया एट द G20 समिट, जो कि पैरेलली होल्ड किया गया था विद COP27, जो कि $20 बिलियन को मोबिलाइज करेगा ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 years एक जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन को सीक करने के लिए, राइट। सो बेसिकली लेटिंग गो ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड मूविंग टुवर्ड्स मोर क्लीन, रेजिलियंट, सेफ, रिलायबल एनर्जी ऑप्शंस। साथ ही में प्रोग्रेस भी ली गई ऑन इंश्योरिंग फॉरेस्ट प्रोटेक्शन बाय लॉन्चिंग फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट लीडर्स पार्टनरशिप, जो कि यूनाइट करेगा, एक बहुत ही कोलैबोरेटिव एक्शन जो है उसको सपोर्ट करेगा बिटवीन गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस एंड कम्युनिटी लीडर्स, इंश्योर करने के लिए कि फॉरेस्ट लॉस एंड लैंड डिग्रेडेशन जो है हॉल्ट कर दिया जाए बाय 2030। Apart from this, another major program was AWARE, which is Action on Water Adaptation and Resilience. Now, water is a major requirement आपको जो portable water है उसको लेके। AWARE लॉन्च किया गया at COP27 in partnership with the World Meteorological Organization, and ये एक इनिशिएटिव है जो कि चैंपियन करेगा इंक्लूसिव कोऑपरेशन एड्रेस करने के लिए पर्टिकुलरली वाटर रिलेटेड चैलेंजेस को, एंड साथ ही में सजेस्ट करने के लिए सर्टेन सॉल्यूशंस जो कि क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन के साथ आ सके, राइट। ये इंश्योर करने की भी कोशिश की गई है कि एम्स, ये जो अवेयर है, ये कंट्रीब्यूट कर सके एक सक्सेसफुल आउटकम बाय 2023 जब UN कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर जो है होल्ड की जाएगी। Now, what are certain actions जिनको प्रायोरिटाइज किया जा रहा है अवेयर के अंडर? सबसे पहले डिक्रीज करना वाटर लॉसेस को वर्ल्ड वाइड एंड इंप्रूव करना वाटर सप्लाई को, राइट। सो वेस्टेज ऑफ वाटर को रिड्यूस करना ताकि जिन एरियाज में वाटर सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है उनको प्रोवाइड करे, बहुत ही जो है सेव वाटर सप्लाई पहुंचे, लीकेज ना हो, वेस्टेज ना हो। देन वेरी इंपॉर्टेंटली प्रपोज एंड सपोर्ट करना पॉलिसी एंड मेथड्स को कोऑपरेटिव वाटर रिलेटेड अडेप्टेशन एंड एक्शंस के लिए, ताकि जो कम्युनिटीज हैं, वल्नरेबल पॉपुलेशंस हैं, उन तक ये पहुंच। साथ ही में प्रमोट करना कोऑपरेशन एंड इंटरलिंकेजेस वाटर एंड क्लाइमेट चेंज के लिए टू अचीव जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 है उसके लिए। देन इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस एक्सेलरेटर फंड जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्च किया गया था अगेन एट COP27 बाय कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया पेविलियन पे, राइट। तो ये एक मेजर ब्रेक थ्रू है जो कि इंडिया पेविलियन पे रीच की गई। ये एक मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड है जो कि एस्टैब्लिश किया गया है with the support of the UNDP as well as the United Nations Office for Disaster Risk Reduction. साथ ही में मैनेज किया जाएगा यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ही बाय इट्स मल्टी पार्टनर ट्रस्ट फंड ऑफिस जो कि न्यूयॉर्क में लोकेटेड है। वेरी इंपॉर्टेंटली इसका मेजर सपोर्ट किन से आया? इंडिया जो कि ग्लोबल साउथ का एक मेजर क्लाइमेट लीडर बन गया है, उनसे सबसे पहले सपोर्ट आया। देन वेरी इंपॉर्टेंटली यूके, ऑस्ट्रेलिया एज वेल एज EU द्वारा। मेन ऑब्जेक्टिव इसका है सपोर्ट करना ग्लोबल एक्शन को डिजास्टर रेजिलियंस के लिए बाय प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम्स, पर्टिकुलरली आपके डेवलपिंग कंट्रीज में एज वेल एज स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स में। $50 मिलियन जो है इन फाइनेंशियल कमिटमेंट्स इंश्योर करने की बात की जा रही है इनिशियली ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 years, एंड वन ऑफ द फर्स्ट इनिशिएटिव्स जो कि IRAF सपोर्ट करेगा विल बी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंट आइलैंड स्टेट्स। तो ये जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स है जो कि सबसे ज्यादा थ्रेटेंड है बाय क्लाइमेट चेंज, वहां पे रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अडेप्टेशन बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट करने के लिए पैसा जो है यूज किया जाएगा। Apart from this, another development which was very important is the Global Offshore Wind Alliance. ये COP27 के तहत नई कंट्रीज ने ज्वाइन की, राइट। जो ये अलायंस है ये पहले की शुरू हुई थी, इसके अंडर अब नई कंट्रीज ने इसको ज्वाइन किया है इंक्लूडिंग जर्मनी, जापान, UK, US, ऑस्ट्रेलिया, राइट। बेसिकली इसके अंडर ऑफशोर विंड के प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको बढ़ावा मिलेगा टैकल करने के लिए क्लाइमेट एंड एनर्जी सिक्योरिटी क्राइसिस को। तो ऑफशोर मतलब सीज एटसेट्रा के अंदर जो है विंड टर्बाइंस एटसेट्रा सेटअप कर दी जाएंगी, ब्रिंगिंग टुगेदर गवर्नमेंट्स, प्राइवेट सेक्टर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑफशोर विंड पावर जनरेट की जाएगी टू रिप्लेस फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर फैसिलिटीज, ताकि जो एनर्जी क्राइसिस वर्ल्ड विटनेस कर रहा है उसको भी जो है रिड्यूस किया जा सके, ठीक है। तो ये अगेन एक मेजर विन विन मानी जा सकती है क्लाइमेट चेंज, पर्टिकुलरली एनर्जी, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन के लिए। देन अब हम आते हैं टू अ मेजर प्रॉब्लम, राइट, जो है आपकी क्या क्या इश्यूज हैं इन आउटकम्स के साथ।
श्याम सरन ने अब बात की कि जो फंडिंग एंड स्केल ऑफ फाइनेंशियल फैसिलिटी है, जो इसके ऑपरेटिंग मैकेनिज्म्स हैं, वो अब किसके पास है? एक ट्रांजिशनल कमिटी के पास है, जो कि अपनी रिपोर्ट देगी COP28 में 2023 में। श्याम सरन very importantly also criticizes certain major aspects of loss and damage. ये कहते हैं loss and damage while being a major win is also a clever ploy. क्यों? क्योंकि developed countries जो है इस loss and डैमेज इशू के साथ जो है पूरा टाइम ऑफ द COP27 जनरेट कर लेती है एंड बहुत ही ज्यादा अपने लिए वाहवाही भी जो है ये जनरेट कर लेती है, जिसके थ्रू ये डिस्ट्रैक्ट कर देती है पूरे वर्ल्ड को फ्रॉम मेजर क्रिटिकल इश्यूज. That is that despite so many commitments being sought from them through टोक्यो का प्रोटोकॉल, थ्रू योर पेरिस अग्रीमेंट, डेवलप्ड कंट्रीज ने अभी भी जो इनकी हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू रिड्यूस एमिशंस, डिलीवर करना कमिटमेंट्स पे ऑफ एडिक्वेट फाइनेंस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इंश्योर करना, इन सब के ऊपर इन्होंने कोई काम नहीं किया है, जिसके कारण अब डेवलपिंग कंट्रीज को ये डिजास्टर्स विटनेस करने पड़ रहे हैं. सिमिलरली अनिरुद्ध श्रीधर एंड अमन श्रीवास्तव भी आर्ग्यू करते हैं कि ये जो नया लॉस एंड डैमेज फंड है, ये विक्टिम एंड परपेट्रेटर के बीच की लाइन जो है इसको कंप्लीटली ब्लर कर देता है, विच मीन्स कि जो पुराने प्रिंसिपल्स थे ऑफ CBDR एंड पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल, इनके ये अगेंस्ट जा रहा है. अब कैसे अगेंस्ट जा रहा है? सबसे पहले जो टेक्स्ट है COP27 का, वो फ्रेम करता है लॉस एंड डिजास्टर को एज अ पोस्ट इवेंट. मतलब वंस द डिजास्टर हैपेंस, फिर हम तुम्हें पैसा देंगे रिहैबिलिटेशन, रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन के लिए, क्योंकि पहले जो पैसा इन्होंने प्रॉमिस किया था वो तो इन्होंने दिया ही नहीं है. साथ ही में ये एक्सक्लूड कर देता है एनी मेंशन ऑफ हिस्टोरिक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड CBDR का प्रिंसिपल. मतलब अभी कोई क्लैरिटी नहीं है कि इस फंड के अंदर फॉर रिहैबिलिटेशन, रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन पोस्ट डिजास्टर फंड को पैसा कौन देगा, राइट? क्या ये सिर्फ डेवलप्ड कंट्री से आना चाहिए क्योंकि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि डेवलपिंग कंट्री से भी? इंडिया ने टाइम एंड अगेन बोला है कि हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैटर्स एंड इंडिया विल नॉट बी कंट्रीब्यूटिंग, बट डेवलप्ड कंट्रीज की एक्सपेक्टेशन है दैट इवन सर्टेन डेवलपिंग कंट्रीज जो कि अब मेजर पावर्स बनती जा रही हैं, उनको भी पैसा देना चाहिए ऐसे प्रोसेसेस के लिए फॉर लॉस एंड डैमेज. साथ ही में शर्मल शेख इंप्लीमेंटेशन प्लान जो है कंप्लीटली फेल टू मेंशन अनदर मेजर फाइंडिंग जो कि IPCC रिपोर्ट में आई थी, दैट इज कि ग्लोबल एमिशंस शुड पीक बाय 2025, जो कि ऑलमोस्ट 3 साल अवे है फ्रॉम COP27 दैट इज 2022. बट कैसे इनको पीक करवाए उसका कोई प्लान जो है इन्होंने नहीं दिया है. फर्दरमोर इंडिया, पहले EU ने भी ट्राई किया था, फिर इंडिया ने भी ट्राई किया कि COP27 एक्नॉलेज करे कि देयर इज एन अर्जेंट नीड टू फेज आउट ऑल फॉसिल फ्यूल्स, राइट? बट ये टेक्स्ट जो है सबमिट नहीं किया. डेवलपिंग कंट्रीज ने भी एंड डेवलप्ड कंट्रीज ने भी इसका जो है ज्यादा साथ नहीं दिया. इंस्टेड अब क्या हमारे पास कमिटमेंट है कि हम लो एमिशन पाथवेज करेंगे एंड साथ ही में अनअबेटेड एकदम खुला यूज ऑफ कोल जो है उसको कम करने की कोशिश करेंगे एंड प्रमोट करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी को. अमिताभ सिन्हा इसको एक मेजर फेलियर मानते हैं. साथ ही में सुहासिनी हैदर भी कहती हैं कि ये रिफ्लेक्ट करता है एक डीप डिवाइड जो कि निकल के आ रहा है डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज में, जहां पे रादर देन प्रोडक्टिव यूजेज ऑफ टाइम, आधा टाइम तो ऐसे कॉप्स के अंदर इन दोनों की इन फाइटिंग में ही निकल जाता है, जहां पे बोथ सेट्स ऑफ द ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज एक दूसरे के प्रपोजल्स को कट डाउन ही करती रहती हैं. तो ये भी एक मेजर डिजास्टर है जो कि इन कॉन्फ्रेंसेस के अंदर देखा गया है. साथ ही में अब एक जो बढ़िया चीज हुई थी, अमिताभ सिन्हा कहते हैं कि पहली बार इंप्लीमेंटेशन प्लान ने अपने सेक्शन ऑफ फाइनेंस में क्लियरली हाईलाइट किया कि आखिरकार फाइनेंशियल कमिटमेंट्स की कितनी रिक्वायर्ड है अगर हमने अपने सेट टारगेट्स को अचीव करना है, राइट? ये इन्होंने कही दैट USD $4 ट्रिलियन जो है एनुअली हमें चाहिए होंगे इन्वेस्टेड इन रिन्यूएबल एनर्जी अप टिल 2030 अगर हम नेट जीरो एमिशंस रीच करना चाहते हैं बाय 2050. उसके अलावा ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए टू अ लो कार्बन इकोनॉमी और इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी ऑफ एटलीस्ट $4 to $6 ट्रिलियन पर ईयर. अब इवन दो क्लियरली फाइनेंशियल कमिटमेंट्स दे दिए गए हैं, बट ये बहुत सारा पैसा है. डेवलप्ड कंट्रीज के लिए भी बहुत सारा पैसा है, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए तो और भी ज्यादा पैसा है, राइट? अब डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, पर्टिकुलरली वल्नरेबल कंट्रीज के लिए, अगर वो अचीव करना चाहते हैं अपनी नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस के अंडर जो उन्होंने प्रोमिसेस किए हैं, तो इसका मतलब है कि डेवलपिंग कंट्रीज को 5.8 to 5.9 ट्रिलियन चाहिए होंगे 2030 से पहले
ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए। नाउ द प्रॉब्लम रिमेन्स कि अभी तक जो $100 बिलियन एनुअल का प्रॉमिस था वो तो डेवलप्ड कंट्रीज ने पूरा नहीं किया है। Now when the world is facing multiple crises, including recession, including pandemic, including trade wars, there is very less probability that ये financial commitments and promises पूरे किए जाएंगे, aiding developing countries to really make this transition. Furthermore, यूक्रेन क्राइसिस ने भी हाईलाइट किया है द सीरियस डिसरप्शंस टू द एनर्जी सप्लाई चेन, जिसके कारण ऑयल, गैस एंड कोल के प्राइसेस में मेजर इंक्रीजेस आ गए हैं। इसके कारण बैकस्लाइडिंग भी आई है ऑन कमिटमेंट्स, जहां पे शिफ्ट अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स नहीं हुआ है इवन कोल में, इंक्लूडिंग अमंग्स दोज कंट्रीज एंड रीजन्स जो कि चैंपियंस रहे हैं क्लाइमेट चेंज एक्शन का, जैसे कि यूरोपियन यूनियन। इनफैक्ट बहुत सारी कंट्रीज जो कि रिन्यूएबल एंड क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ गई थी, उनके अंदर भी एक बैकस्लाइडिंग देखी जा रही है टुवर्ड्स अगेन अडॉप्टिंग फॉसिल फ्यूल्स। अब इश्यूज को हमने देख लिया, अब बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है इंडिया के टेक अवेज देखना। इंडिया ने क्या प्रोमिसेस किए हैं, इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है एंड पर्टिकुलरली क्या इंपैक्ट होगा इंडिया पे। सबसे पहले तो बोथ एट COP26 एंड COP27 इंडिया एक मेजर पिलर था ऑफ क्लाइमेट लीडरशिप, पर्टिकुलरली फॉर द ग्लोबल साउथ। COP26 के अंदर एक मेजर मूवमेंट आई थी जब प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट किया था ऑफ कंट्रीज इंडिया का प्लान टू रीच नेट जीरो कार्बन एमिशंस बाय 2070। COP27 में इजिप्ट के अंदर कंट्री ने एक पाथ ब्रेकिंग अनाउंसमेंट की ऑफ अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, जिसके थ्रू वो एक लो कार्बन बेस्ड डेवलपमेंट प्लान जो है आगे रखना चाहते हैं। अब इसके साथ अलोंग विद 56 अदर कंट्रीज, इंडिया भी एक कंट्री हो गया है जिन्होंने अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं टू द UNFCCC। और ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी कंसिस्टेंट है इंडिया के नेट जीरो टारगेट्स के साथ एंड की इंडस्ट्रीज को इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंस, इनके अंदर किस तरह के ट्रांजिशंस चाहिए इस गोल को अचीव करने के लिए, उसको भी ये आगे रखती है। वेरी इंपॉर्टेंटली, वाइल बीइंग बोल्ड एंड इनोवेटिव, ये एवोल्यूशनरी भी है, फ्लेक्सिबल भी है, तो ज्यादा भार नहीं डालती है ऑफ इमीडिएट चेंज ऑन द वेरियस कंट्रीज, ऑन द वेरियस इंडस्ट्रीज जो कि इंडिया के अंदर लोकेटेड है। नाउ वैभव चतुर्वेदी एंड पल्लवी दास ने एनालिसिस किया इस डॉक्यूमेंट का ऑन लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी जो कि आगे रखा गया है UNFCCC में, और इंडिया के एक्शंस के बारे में क्या कहता है ये, राइट, दैट इन द नेक्स्ट 5 डेकेड्स इंडिया क्या क्या एक्शंस लेगा। सबसे पहला एक्शन इज विद रिगार्ड टू सेक्टोरल ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि एक मेजर की होंगी टू एंश्योरिंग क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एक्शन। इंडिया की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी ने प्रायोरिटाइज किया है 6 स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स को जो कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रखते हैं टू क्लाइमेट चेंज। दिस इज इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, अर्बन, इंडस्ट्री, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल एज वेल एज फॉरेस्ट्स। सेकेंड, अब अगर आपने इन सेक्टर्स के अंदर कुछ डेवलपमेंट्स करनी है तो आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट इज द सेकेंड मेन एरिया दैट द डॉक्यूमेंट टॉक्स ऑफ। इंडिया ने आइडेंटिफाई किया है फाइनेंस को एज अ की एनेबलर, जिसके बिना इसकी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी फुलफिल नहीं हो पाएगी। अब काउंसिल फॉर एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर असेसमेंट कहती है कि इंडिया को लगभग $10 ट्रिलियन की रिक्वायरमेंट होगी नेट जीरो टारगेट बाय 2070 को अचीव करने के लिए। और ये प्लान जो है इसी तरह से क्लाइमेट जो हमारी कंट्री है उसकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, क्या पोटेंशियल सोर्सेज है जहां से पैसा आ सकता है, किस तरह से मेन स्ट्रीम किया जा सकता है क्लाइमेट फाइनेंस को, मल्टीलेटरल अरेंजमेंट्स क्या है जो कि क्लाइमेट फाइनेंस के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इन सारी चीजों को वो स्टडी करता है। एट द सेम टाइम इंडिया से रिक्वायरमेंट है कि ये कंटिन्यूसली पुश करे डेवलप्ड कंट्रीज को दैट द बिलियंस ऑफ डॉलर्स दैट हैव बीन प्रॉमिस्ड एज अ पार्ट ऑफ मल्टीपल फंड्स दे डिलीवर ऑन इट, ताकि इंडिया इनका उपयोग करके अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी को फुलफिल कर सके। देन अनदर मेजर चीज जो कि जिसके ऊपर बात की गई है, जो कि पहले आगे रखी गई थी ग्लासगो के COP26 समिट में ही, विच इज लाइफ, दैट इज लाइफस्टाइल्स फॉर चेंज, राइट। पीएम मोदी ने अनाउंस किया था दैट नॉट जस्ट एट अ मैक्रो लेवल बट माइक्रो लेवल पे भी लाइफस्टाइल चेंजेस की रिक्वायरमेंट है। तो इंडिविजुअल लेवल पे, मतलब ये बॉटम अप स्ट्रैटेजी है, राइट, बॉटम अप स्ट्रैटेजी। तो जिस तरह से हम देखते हैं दैट इंडिविजुअल्स का, सिविल सोसाइटी का रोल इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सेट्रा में बढ़ रहा है, तो अब क्लाइमेट चेंज के साथ डील करने के लिए भी जो है बॉटम अप अप्रोच की रिक्वायरमेंट है, जहां पे लोगों के अंदर भी एक लाइफस्टाइल चेंज आए, राइट। तो इसके थ्रू ये कॉल देता है सिटीजन्स को, कम्युनिटीज को, इंडस्ट्री लीडर्स को एंड पॉलिसी मेकर्स को कि आप एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अपनाएं जो कि क्लाइमेट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट मिटिगेशन के लिए जो है कॉन्ट्रीब्यूशन कर सके।
नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंटली इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड इनोवेशन। इंडिया की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी ये देखती है कि रिसर्च एंड इनोवेशन के बिना कोई भी चेंज नहीं लाया जा सकता। पर्टिकुलरली एनर्जी एंड इंडस्ट्री सेक्टर्स के लिए रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी को और भी ज्यादा लेवल अप करने की रिक्वायरमेंट है, एज वेल एज लो कार्बन टेक्नोलॉजीज के लिए भी हमें रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अडेप्टेशन, रेजिलियंस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन एक कीस्टोन माना गया है ऑफ इंडियाज लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, राइट, जो कि एम्फसाइज करता है कि हमें बेसिक इंफ्रा को स्ट्रेंथन करना होगा, इंक्लूडिंग इरिगेशन सिस्टम। जैसे जैसे हीट वेव्स बढ़ती हैं, मॉनसून्स के पैटर्न्स चेंज होते हैं, ड्राउट्स आने की और ज्यादा जो है रिस्क होते हैं, हमें इरिगेशन फैसिलिटी के ऊपर जो है और ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, पर्टिकुलरली टू डील विद फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ बर्जनिंग पॉपुलेशन। देन वेरी इंपॉर्टेंटली डिजास्टर रेजिलिएंट बिल्डिंग्स बनानी है, इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए बेटर डिजास्टर रिस्पॉन्स के लिए, एंड साथ ही में कैपेबिलिटीज इंप्रूव करना इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज की, ताकि वो क्लाइमेट चेंज से जुड़े लॉन्ग टर्म इंपैक्ट्स के साथ भी डील कर सके। और इसमें कंट्री अकेली नहीं हो सकती है, हमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन एज वेल एज मल्टीलेटरल एंड इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स एंड प्लेटफॉर्म्स की भी जो है हेल्प है वो चाहिए होगी। अब सुहासिनी हैदर जो है एक फर्दर बात करती है, ये कहती है कि क्या की टेकअवेज हो सकते हैं। अब हमने डॉक्यूमेंट्स देख लिया, क्या प्रोमिसेस किए हैं इंडिया ने वो देख लिया, अब कैसा इंपैक्ट हो सकता है इंडिया के ऊपर। सबसे पहले तो सुहासिनी हैदर कहती हैं कि क्योंकि इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री है एंड इंडिया हैज दीज ग्लोबल एम्बिशंस ऑफ बीइंग अ ग्लोबल साउथ का लीडर, बीइंग वन ऑफ द ग्रेट पावर्स, सो इंडिया का जो रोल है एज अ पार्ट ऑफ कॉप नेगोशिएशंस इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट, पर्टिकुलरली टू पुट फॉरवर्ड द डिमांड्स ऑफ द ग्लोबल साउथ एंड द डेवलपिंग एंड वल्नरेबल कंट्रीज. Now, very importantly, while being a part of the global south, India is also one of the world's biggest emitters. India जो है थर्ड लार्जेस्ट एमिटर है ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बट अगर हम पर कैपिटा देखते हैं, राइट, अगर हम एब्सोल्यूट नंबर में देखते हैं तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट है, बट अगर हम पर कैपिटा देखते हैं तो इंडिया टॉप 20 में भी नहीं आता है, बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। मतलब एक इंसान जो एमिट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशंस, वो अभी भी बहुत ज्यादा कम है एज कंपेयर टू द डेवलप्ड वर्ल्ड के अंदर जो लोग रह रहे हैं। तो इंडिया अलोंग विद चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा अब प्रेशर आने वाला है to have further strict commitments with regard to cutting emissions, because in absolute numbers India has reached the top 3. पर्टिकुलरली ग्लोबल डिमांड्स अब इंडिया एंड बाकी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए कि आप अपनी कोल कंजप्शन को रिड्यूस करो, इसके ऊपर और ज्यादा बढ़ने वाली है। इन टर्म्स ऑफ कोल प्रोडक्शन एंड कंज्यूमर दोनों ही जगह पे इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट है। साथ ही में अभी ये बहुत अनक्लियर है दैट विद रिस्पेक्ट टू लॉस एंड डैमेज फंड क्या इंडिया इससे जेन्युइनली बेनिफिट कर पाएगा या नहीं, क्योंकि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है बट एक फास्ट ग्रोइंग इमर्जिंग इकोनॉमी भी है। तो क्या इस फंड का बेनिफिट इंडिया को दिया जाएगा? कहीं ये तो नहीं है कि प्रेशर आए इंडिया पे कि आप भी कंट्रीब्यूट करो इस लॉस एंड डैमेज के लिए। अब इंडिया के आसपास जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे कि सार्क हो गई, बिम्स्टेक हो गई, वेरी इंपॉर्टेंटली बिकॉज ऑफ इंटरनल डिस्प्यूट्स, these organizations have not been able to come together like EU to put forward a common voice for the entire South Asian region. In fact, South Asian region जो कि एक common geographic unit है and importantly similar climate risks face करता है, right? Because of a lack of unity, because of their political differences, वो जो एक अपनी कॉमन नीड है, जो एब्सोल्यूट गेन है ऑफ इंश्योरिंग क्लाइमेट जस्टिस, उसके ऊपर काम नहीं कर पाया है। तो साउथ एशिया के अंदर पर्टिकुलरली वी सी रियलिज्म ट्रायम्फिंग एंड लिबरलिज्म फेलिंग, एंड दिस विल प्रूव टू बी डिजास्टर्स, सुहासिनी हैदर कहती है साउथ एशिया के लिए। So regardless of their differences, the countries need to come together to unify in their voice as far as climate mitigation, climate fund and climate justice is required, right? Very importantly, जो 3 main goals है with regard to mitigation, adaptation and reparations for loss and damage, यहाँ पे वो तभी achieve कर पाएंगी if they as a block coordinate and cooperate to achieve the maximum. अगर ये नहीं होता है तो ये हर country के लिए loss साबित होगा, particularly as they become even more vulnerable to climate related disasters and catastrophes. Last but not the least, going forward, India की strategy
के अंदर बहुत ज़रूरी है इंक्लूड करना एक मैकेनिज्म जो कि कंटिन्यूसली असेस करे इसकी प्रोग्रेस को, राइट। तो जो हमने गोल सेट किया था, क्या हम उसको अचीव करने के क्लोजर आ गए हैं, अगर नहीं आ रहे हैं किस तरह से हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ये कांस्टेंट इंक्रीमेंटल एवोल्यूशन की ज़रूरत है। साथ ही में इंडिया ने क्लियर सेंस दी है विद द लिस्ट ऑफ सेक्टोरल इंटरवेंशंस एज वेल एज क्या क्या लीवर्स हमें चाहिए होंगे अगर हम 2070 तक अपना नेट जीरो एमिशंस का टारगेट अचीव करना चाहते हैं। इंडिया के लिए फर्दरमोर मेजर अपॉर्चुनिटीज लाई करती हैं इन इंक्रीजिंग एनर्जी सिक्योरिटी, इनहांस करके एनर्जी एफिशिएंसी को, जिसके थ्रू ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के अंदर ये कंट्रीब्यूशन ला पाएंगे, राइट। साथ ही भी इंडिया ने एक मेजर विन अचीव की अपनी इक्विटी अचीव करने में एट COP27 एंड सपोर्ट किया है डेवलपिंग कंट्रीज एंड इनकी डिमांड्स को भी। साथ ही में बहुत ज्यादा जरूरी है कि इंडिया अब यूज करे अपनी प्रेसिडेंटशिप ऑफ G20 को एज वेल एज SCO को भी in talking more about climate change, how to tackle it and किस तरह से further investments जो है इसमें ensure की जा सकती हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मुद्दा है और इसकी एक्सटेंसिव कवरेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके आंसर्स के लिए।